वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कि कैसे नेमिंग की जाती है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। नाम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर्मूला को और सिस्टमेटिकली उसे लिख सकते हैं। नेमिंग तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हमें आइसोमर्स से डील करना हो। आइसोमर्स दिखने में लगभग सेम होते हैं, उनकी बस नेमिंग अलग होती है। नेमिंग से ही हम समझ सकते हैं कि वो आइसोमर्स हैं। और जैसा कि आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सारी नेमिंग IUPAC ने रिकमेंड की हुई है, तो ये हमें आना ही चाहिए। चलिए सीखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझा दूंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी हम इस थ्योरी पर कम ही ध्यान देंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही डील करेंगे, मतलब जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम एक ही हो। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है एक शॉर्ट हैंड टूल जिससे कि हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बता सकें किसी भी कंपाउंड की एक कन्वीनियंट मैनर में। तो आप खुद ही समझते हैं कि एक फॉर्मूला से हमें कितनी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और कई बार तो फॉर्मूला ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन दे जाता है नेमिंग से। तो फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखा जाता है, उसके बाद लिगांड्स अरेंज किए जाते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से। चार्ज यहाँ पर मैटर नहीं करता, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ही मैटर करता है, उसी हिसाब से लिगांड्स अरेंज किए जाते हैं। भले ही एक लिगांड पॉलीडेंटेड हो, उसे भी अल्फ़ाबेटिकली ही देखा जाएगा, और अगर वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो उसका पहला लेटर देखा जाएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ये आप बिल्कुल याद रखें कि जब भी लिगेंड्स को अरेंज करें एक फॉर्मूला में, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले में, तो लिगेंड्स हमेशा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उनकी नेमिंग के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं, ना कि उनके डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड होने से या फिर उसके चार्ज से। सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा जाता है। और ये दोनों ही चीज़ें, एक मेटल एटम और लिगेंड्स, इन दोनों को ही एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज किया जाता है, मतलब कि पूरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज किया जाता है। भले ही फिर चार्ज हो या ना हो, चार्ज की वजह से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया जाता, ये नेसेसरी है हर एक कंडीशन में। जैसा कि हमने अभी तक के सारे फॉर्मूलाज में देखा कि एक पॉली एटोमिक लिगेंड को ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं, उसे यहाँ पैरेंथेसिस लिखा हुआ है। ये कुछ इस तरह के ब्रैकेट्स में लिगेंड्स लिखे जाते हैं जब वो पॉली एटोमिक हो। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एनक्लोज हो, उसमें जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, सेंट्रल एटम और लिगेंड्स, ये सभी चीज़ें, इनके बीच में कुछ स्पेस नहीं होना चाहिए ज़रा भी। और जब ये फॉर्मूला लिखा जाए बिना काउंटर आयन के, तब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चार्ज इंडिकेट किया जाता है। स्क्वायर के राइट साइड में एक सुपरस्क्रिप्ट लिखी जाती है जो कि चार्ज इंडिकेट करती है। ये कैसे लिखते हैं, मतलब कितना चार्ज आएगा ये कैसे पता चले, तो हमें बाहर वाले काउंटर आयन की वैलेंसी आनी चाहिए। इसके लिए जितनी वैलेंसी होगी और जितना काउंटर आयंस के एटम होंगे, उस हिसाब से चार्ज यहाँ पे दिखाया जाता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल में समझा दूंगी और अच्छे से। और नेक्स्ट है कि चार्ज कैटायन और एनाइन का बैलेंस रहना चाहिए। ये हमेशा ही रहता है, दोनों के चार्ज बैलेंस होने, मतलब कि ब्रैकेट पे जितना चार्ज है उतना ही काउंटर आयन पर अपोजिट चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए कंपाउंड। एग्जाम्पल करने से पहले हम नेमिंग देख ही लेते हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, उसके बाद हम दोनों ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर एडिटिव नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल से होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग होती है वो उसे एडिटिव नोमेनक्लेचर कहते हैं। एडिटिव नोमेनक्लेचर मतलब कि जिसमें सेंट्रल एटम के हिसाब से नोमेनक्लेचर किया जाए, जिसमें दूसरे कोई कंपाउंड होंगे, उसमें कुछ नेमिंग करके सारे स्ट्रक्चर पता चल जाए। आप ऐसे समझिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग एडिटिव नोमेनक्लेचर से ही होती है। और एडिटिव नोमेनक्लेचर शुरू ही हुआ तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को नेम करने, जिसमें क्या होता है कि वो ग्रुप जो कि सेंट्रल एटम को सराउंड किए हुए हैं, उन्हें आइडेंटिफाई अलग से किया जाता है, एक नेम दिया जाता है उन्हें अलग से, उन्हें प्रीफिक्स बनाया जाता है, मतलब कि आगे जोड़ा जाता है, नाम के सेंट्रल एटम के नाम के आगे जोड़ा जाता है, उनके मल्टीप्लायर्स के साथ, मतलब कि वो कितने हैं वो भी दिखाया जाता है नेमिंग में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले नेमिंग करने में कैटायन का नाम सबसे आगे आता है, भले ही वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या नेगेटिवली चार्ज, सबसे पहले कैटायन ही लिखा जाता है। उसके बाद
लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। याद रखें, सेंट्रल एटम की नेमिंग से पहले लिगेंड्स का नाम आएगा। ये उल्टा है जैसा हमने पहले पढ़ा, पहले हमने सेंट्रल एटम का नेम पहले लिखा था, उसके बाद लिगेंड्स लिखे थे। लेकिन जब नेमिंग करेंगे तब लिगेंड्स का नाम पहले आएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में और उसके बाद आएगा सेंट्रल एटम या आयन का नाम। अब देखते हैं कि लिगेंड्स को नेम कैसे करते हैं। तो सारे लिगेंड्स जो कि एनायनिक हैं, मतलब कि जिन पर नेगेटिव चार्ज है, उनका नेम एंड होगा O के साथ। जैसे कि NO2, ये एक एनायनिक लिगेंड है, इसे इसी वजह से नाइट्री-2 कहते हैं, क्योंकि ये एनायनिक है, इसमें एंडिंग O से होगी। और बाकी के लिगेंड्स जो हैं न्यूट्रल और कैटायनिक, इन दोनों में ही नेम सेम रहेगा, एक्सेप्ट ये कुछ नामों के, ये आपको अलग से याद करने होंगे। जैसे H2O के लिए एक्वा लिया जाता है, NH3 के लिए अमीन लिया जाता है, CO के लिए कार्बोनिल और NO के लिए नाइट्रोसिल। ये आप याद कर लीजिए। बाकी सारे न्यूट्रल या कैटायनिक लिगेंड्स के लिए नेम सेम रहते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जब ये फॉर्मूला में लिखे जाते हैं तब ये इस टाइप के ब्रैकेट्स में यूज एनक्लोज हो जाते हैं। और जैसा कि नोमेनक्लेचर्स में होता है, जितनी भी क्वांटिटी है उनकी, जितने भी नंबर है, उसका प्रीफिक्स हर नेम के आगे लग जाता है। जैसे एक है तो मोनो, डाई, ट्राई। और जब लिगेंड के अंदर भी कुछ और न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो तो उनके लिए बिस, ट्रिस या टेट्राकिस ये सब यूज़ किए जाते हैं। ये आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, भी कंफ्यूज ना हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल से सीखते हैं कि सबसे पहले हमें कैटाइन लिखना होता है। यहाँ पर कैटाइन नहीं है इसलिए उसे हम लीव कर देंगे। उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिखना होता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो लिगेंड्स में सबसे पहले C से क्लोरो आएगा, और यहाँ पर 2 हैं क्लोरीन के एटम, इसलिए डाईक्लोरो। उसके बाद दूसरा लिगेंड है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब इस लिगेंड में पहले से ट्राई आता है नेमिंग में, इस वजह से हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करने के लिए डाई नहीं लिखेंगे, जैसा कि हमने क्लोरीन में किया डाई क्लोराइड, यहाँ पर नहीं करेंगे। सॉरी, एक चीज़ और कि क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज रहता है, ये एक एनायन है, इस वजह से इसके नाम के पीछे O आएगा, डाई क्लोराइडो। डाई क्लोराइडो के बाद बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आएगा। बिस इसलिए क्योंकि ट्राई पहले से लगा हुआ है, तो उसी की तरह बाई हम आगे नहीं लिख सकते। जब कोई और फॉर्म में ट्राई हमने इंडिकेट उस नेम में पहले से किया हुआ है लिगेंड के लिए, उसके नेम में ही ट्राई है, तब यहाँ मॉलिक्यूल्स के नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम बिस का यूज़ करेंगे। 3 होते तो ट्रिस का करते, अभी यहाँ बिस का यूज़ करेंगे। और इसके बाद जैसा कि बचे हुए 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, मेटल का नाम लिखा जाता है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैटाइन की, एनायन की या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की इंडिकेट की जाती है रोमन न्यूमरल में, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाएगी और फिर उसे रोमन नंबर्स में ब्रैकेट में लिखी जाएगी मेटल के नेम के आगे। अब मेटल का नेम कैसे लिखेंगे? अगर वो कॉम्प्लेक्स आयन, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन पेयर पर लगा हुआ चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो एलिमेंट का नेम सेम होगा, जैसा उसका है वही लिखा जाएगा। कि कोबाल्ट और प्लेटिनम, ये दोनों एज इट इज लिखे जाएंगे, कोबाल्ट और प्लेटिनम ही। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है, तब नेम की एंडिंग में, उस मेटल के नेम की एंडिंग में 8 लगा दिया जाएगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है। इस स्पेयर पर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से कोबाल्ट का नाम कोबाल्डेट हो जाएगा। याद रखिए, जब आयरन इस नेगेटिव स्पेयर में होगा, नेगेटिवली चार्ज स्पेयर में होगा, तब वो फेरेट होगा, क्योंकि इसका लैटिन नेम यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, ना कि इसे आयरनेट कहा जाएगा, ये फेरेट हो जाता है। और जब ये स्पेयर न्यूट्रल होगी तब भी वही होगा जैसा कि कैटाइन के साथ कर रहे थे, मतलब एज इट इज नेम लिखा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम फॉर्मूला से नेम लिखना सीखेंगे और सेकंड में नेम से फॉर्मूला। तो जैसे कि यहाँ ये फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें नेम लिखना है, तो हमें पता है नेम लिखने के लिए पहले कैटाइन लिखा जाता है। एक बात और अगर वहाँ छूट गई होगी कि अगर कैटाइन की जगह एनायन है, जैसे कि यहाँ Cl3 है, तो इसे लास्ट में लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन होता तो उसे सबसे आगे लिखा जाता। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर कोई नेगेटिव आयन है, तब उसे उसका नाम लास्ट में लिखा जाता है। ये ऑर्डर याद रखें कि सबसे पहले काउंटर आयन का नाम अगर वो कैटाइन है तो, उसके बाद लिगेंड्स का नाम, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम,
और उसके बाद काउंटर आयन का नाम अगर वो नेगेटिव है तो यहाँ पे क्योंकि काउंटर आयन नेगेटिव है इसलिए सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड्स में यहाँ पर है अमोनिया और वाटर। क्योंकि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इन्हें जमाया जाता है इसलिए अमोनिया का अमीन पहले आएगा और वाटर का एक्वा बाद में। दोनों ही 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों में ही ट्राई आगे आ जाएगा, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा। उसके बाद लिखते हैं सेंट्रल मेटल आयन का नाम, यहाँ पर क्रोमियम है इसलिए उसे लिखा। और उसके बाद लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो यहाँ कैसे निकालेंगे। याद रखें कि अमोनिया पर चार्ज 0 होता है, ये न्यूट्रल होता है। वाटर पर चार्ज भी 0 होता है, ये भी न्यूट्रल होता है। और जब ये काउंटर आयन को हटा दें, ऑक्सीडेशन स्टेट वो चार्ज होता है सेंट्रल मेटल आयन पर, जो कि काउंटर आयन को हटाने के बाद कोऑर्डिनेशन पेयर को बैलेंस करने पर आता है। यहाँ जब काउंटर आयन हटाएंगे, क्लोराइड के 3 एटम हटाएंगे, तब इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे +3 चार्ज आ जाएगा क्योंकि क्लोराइड नेगेटिव था। इस वजह से क्रोमियम पर -3 आएगा क्योंकि लिगेंड्स न्यूट्रल हैं, और क्रोमियम पर +3 आएगा क्योंकि क्लोराइड के 3 एटम गए, इनकी वजह से बाहर +3 हुआ, और यही +3 क्रोमियम पर आएगा क्योंकि अमोनिया और वाटर दोनों ही न्यूट्रल हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर वो जो चार्ज रहता है वही अंदर रहता है, इस वजह से क्रोमियम पर भी +3 होगा। और लास्ट में लिखते हैं काउंटर एनायन का नाम, जो कि यहाँ क्लोरीन है इसीलिए यहाँ क्लोराइड लिखेंगे। और क्लोराइड के नंबर को लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि क्लोराइड 3 होंगे, इसी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम फॉर्मूला ना देखकर नेम देखेंगे क्योंकि इसमें हम नेम से फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। तो नेम देखते हैं, ट्रेस इथेन 1,2 डायअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। सबसे पहले हमें ये सल्फेट देखकर आइडिया लग जाना चाहिए कि इसमें काउंटर आयन एनायन है, नेगेटिव है, इसलिए लास्ट में लिखा हुआ है और स्टार्टिंग से ही लिगेंड शुरू हो गए। ये भी क्लियर होना चाहिए कि कोबाल्ट यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है, तो सबसे पहले इसी का नाम लिखते हैं कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर। उसके बाद शुरू करते हैं लिगेंड्स को देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेस इथेन 1,2 डायअमीन, मतलब इथेन 1,2 डायअमीन एक लिगेंड है, इसे पहले लिखेंगे। और ये ट्रेस है, 3 है, तो इसके 3 मॉलिक्यूल बना देंगे। इसमें बस एक ही लिगेंड है, उसके बाद सीधा कोबाल्ट लिखा है इसलिए हमने कोबाल्ट पहले ही लिख दिया, फॉर्मूला में पहले आता है सेंट्रल एटम। उसके बाद इस ऑक्सीडेशन नंबर को देखकर हम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे कितना चार्ज आएगा। उस चार्ज को इस काउंटर आयन से बैलेंस करके हम पता कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इस काउंटर आयन के। ध्यान से सुनिए, कोबाल्ट पर चार्ज है +3, हम फॉर्मूले से ये देख सकते हैं कि कोबाल्ट पर चार्ज है +3 और एक सल्फेट के मॉलिक्यूल पर होता है -2, और ये लिगेंड इथेन 1,2 डायअमीन ये न्यूट्रल होता है। तो अब हमें क्या करना है कि कोबाल्ट के +3 को किसी तरह बैलेंस करना है सल्फेट के चार्ज से, और सल्फेट पर एक सल्फेट के मॉलिक्यूल पर -2 चार्ज होता है। हम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल ले लें तो वो -4 होगा, 3 ले लें तो -6 होगा, मतलब कि +3 से हम इक्वेट नहीं कर सकते। कोबाल्ट के +3 से सल्फेट को हम ऐसे ही इक्वेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कोबाल्ट को डबल करना होगा जिससे कि +6 हो जाए, और फिर उस +6 को सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स लेकर इक्वेट किया जा सकता है। ये आपको सोचना ही पड़ेगा, आप 2-3 और क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने आप ही ये सब सोचने लगेंगे कि किस तरह से इक्वेट कर सकते हैं। अब ये जो थर्ड एग्जाम्पल दिया है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा और अजीब है जैसा हमने पढ़ा, पर ये कोई टफ नहीं है। इसमें क्या है, दोनों ही एंटाइटी भी हैं और काउंटर आयन भी। पहले वाले ब्रैकेट को काउंटर आयन माने और इसको पहले नेमिंग करें तो इसका नेम होगा डायअमीन सिल्वर 1। हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि चार्ज हम देखें तो पहले वाले पर +1 आएगा और दूसरे वाले पर -1 आएगा। ये इसलिए क्योंकि अमीन न्यूट्रल होती है और Ag का +1 रहता है चार्ज, और दूसरे में इसलिए -1 क्योंकि Ag +1 है और साइनाइड -1 रहती है, और यहाँ पर 2 है इसलिए -2। तो दूसरे वाले ब्रैकेट में ओवरऑल चार्ज देखें तो -1 होगा। ये दोनों स्पेयर्स के चार्ज इक्वल ही होंगे तभी ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तभी ये बन पाएगा। तो एक पर है +1 दूसरे पे है -1,
क्योंकि कैटायन को पहले लिखते हैं इसलिए +1 वाले को नेम पहले करेंगे। डाई अमीन सिल्वर 1 मैंने आपको बता दिया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की 1 है। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली 1 ही रहती है, ये आप याद कर लें। उसके बाद हम नेम करेंगे इस कॉम्प्लेक्स को, जो कि दूसरे ब्रैकेट में है और यहाँ पर एनाइन है, इसलिए यहाँ लिखेंगे डाईसाइनाइडो। साइनाइडो क्योंकि ये एक नेगेटिव लिगांड है, और अर्जेंटेट इसलिए क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए यहाँ पर अर्जेंटेट लिखेंगे। अगर पॉजिटिव होता तो सिल्वर ही लिखते एज इट इज, जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा, पर क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पेयर है इसलिए यहाँ पर अर्जेंटेट लिखेंगे, और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है इसलिए 1 लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में। इन एग्जाम्पल्स को भी देख ही लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए आपको कि क्लोराइड पीछे लिखा है, मतलब कि एनायनिक काउंटर आयन है। उसके बाद आप देखें कि मेटल आयन कौन सा है, वो यहाँ पर है कोबाल्ट, तो सबसे पहले CO लिख दें कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे कि टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो, मतलब कि 4 अमीन के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें लिख दें लिगेंड्स वाले ब्रैकेट में। उसके बाद एक्वा ऐसे ही लिखा है, इसके आगे कोई मल्टीप्लायर नहीं है, तो बस एक ही मॉलिक्यूल है एक्वा पानी का। और उसके बाद है क्लोराइडो, ये भी एक ही है इसलिए Cl लिख देंगे एज इट इज। इसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। यही देखकर हम पता लगाएंगे कि क्लोराइड ये जो काउंटर आयन है इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इन लिगेंड्स में सिर्फ क्लोराइड ही एक लिगेंड है जो कि चार्ज रहता है -1, तो इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का ओवरऑल चार्ज हुआ +2, क्योंकि कोबाल्ट पर +3 था और क्लोरीन पर -1, ओवरऑल हुआ +2। इसे काउंटर करने के लिए 2 क्लोराइड आयन की जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूला हो जाएगा CONH3 4 टाइम्स, H2O 1 टाइम, Cl 1 टाइम, और काउंटर आयन की तरह क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल Cl2 बाहर। बाकी के 4 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में बस ये एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रो का मतलब OH ग्रुप होता है। थर्ड क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीलेट डाइडेंटेड लिगांड है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में भी इथाइलिन डायमीन एक डाइडेंटेड लिगांड है, इसमें है कार्बोनिल ग्रुप जो कि CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखने हैं IUPAC नेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PTNH3 2 टाइम्स, Cl एंड NO2। काउंटर आयन नहीं है इसलिए ना ही हमें ये पहले लिखना होगा ना लास्ट में। स्टार्ट करते हैं लिगेंड से। क्लोरीन, नाइट्रो और अमीन तीनों में अल्फ़ाबेटिकली अमीन सबसे पहले आता है, इसीलिए अमीन सबसे पहले लिखा जाएगा। और क्योंकि 2 अमीन के मॉलिक्यूल हैं इसलिए डाई अमीन। उसके बाद आता है क्लोराइड, इसलिए क्लोराइडो, और उसके बाद नाइट्राइड, इसीलिए नाइट्राइडो, क्योंकि क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड रहते हैं, दोनों ही एनाइंस हैं, जबकि अमीन न्यूट्रल है इसीलिए इसको एज इट इज लिखा है। और साथ में हम लिखेंगे N, नाइट्रीटो के साथ N, क्योंकि जो नाइट्रो की बॉन्ड है ये N के थ्रू बनेगी ना कि O के थ्रू, क्योंकि NO2 एक एम्बीडेंटेड लिगांड है इसीलिए ये N के साथ भी बना सकता है और O के साथ भी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि N पहले दिया हुआ है फॉर्मूले में, इसीलिए N के थ्रू ये बॉन्ड बनी हुई है, इसीलिए फॉर्मूले में हम लिखेंगे, नेमिंग में लिखेंगे नाइट्रीटो N। लिगेंड्स के बाद लिखा जाता है सेंट्रल मेटल आयन का नाम। यहाँ पर प्लेटिनम है इसीलिए वो लिख दिया एज इट इज। उसके बाद निकालनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्योंकि बाहर काउंटर आयन नहीं है तो ये स्फीयर न्यूट्रल है। हमें पता है कि अमीन न्यूट्रल होता है, क्लोराइड पर Cl पर -1 होता है और NO2 पर भी -1 होता है। तो इन दोनों की वजह से प्लेटिनम पर चार्ज होगा +2, जिससे कि ये स्फीयर न्यूट्रल हो जाएगी। इसीलिए प्लेटिनम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी 2 इन रोमन न्यूमरल्स। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, C, जो कि है COCl2 En होल ट्वाइस और बाहर काउंटर आयन Cl। तो इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड्स, क्योंकि इसमें काउंटर आयन नेगेटिव है इसलिए लास्ट में लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं लिगेंड से। क्लोरीन और थाइलिन डायमीन में पहले क्लोरीन आएगा अल्फ़ाबेटिकली, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे डाई क्लोराइडो। क्लोराइडो इसलिए क्योंकि क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है, इस पे -1 चार्ज रहता है। उसके बाद लिखेंगे दूसरे लिगेंड का नाम इथेन 1,2 डायमीन, और क्योंकि इसमें अमीन में पहले से डाई आता है
इसीलिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स होने को हम डाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले से डाई लिखा हुआ है, इसलिए हम बिस लिखेंगे इस मॉलिक्यूल के नंबर्स को बताने के लिए। बिस ईथेन 1,2 डायमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन जो कि कोबाल्ट है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। क्लोरीन को हटा दें तो स्फीयर पर आएगा +1 चार्ज, अंदर वाले क्लोरीन पर -2 क्योंकि 2 है, और En न्यूट्रल होता है। अंदर के -2 को कैसे +1 बनाएं? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए कितना होना चाहिए? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए +3, जो कि Cl2 के 2 नेगेटिव के साथ मिलकर एट द एंड +1 बनाएगा, जो कि स्फीयर पर चार्ज आएगा। बाकी के 3 एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कीजिए, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन की मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।